नमस्कार दोस्तों, हाईटेक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामदेव बिश्नोई। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की गणित विषय के बारे में। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो बैक टू बैक आपको वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करना और किस टॉपिक पर वीडियो आपको पहले चाहिए ये भी बताना। लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्कूलों का खुलना अभी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हमने ये सोचा कि भाई यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गणित विषय की किताब जिसमें चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करूँगा और 3 वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा पूरा चैप्टर। आपको पता है ये 3 अंक का चैप्टर है आपके बोर्ड के अंदर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है इसको जानने से पहले हमें संख्याओं का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, यदि आपको 3 अंक लेने हैं तो आपको ये 3 वीडियो देखना है। उसके बाद एक बात और है, यदि आप संख्याओं का प्रॉपर नॉलेज रखते हैं तो आपकी पूरी किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें संख्याओं का या उनकी समीकरणों का या संख्याओं का यूज नहीं होता या इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए आप पहले संख्याओं का एक्सप्लेन ध्यान से देखिए, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेन टॉपिक जो है वो आज का बेसिक टॉपिक है। नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब संख्याएँ कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो संख्याएँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है भाई। वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। आपने आज तक नाम नहीं सुना होगा काल्पनिक संख्या का। कक्षा 6 से लगा के 9 तक काल्पनिक संख्या का कहीं जिक्र नहीं होता और 10th क्लास में भी नहीं होगा। ये 10th के बाद में आती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, आपने कभी इक्वेशन हल की होगी x² प्लस 1 बराबर में 0, या यहाँ पर 1 के स्थान पर कोई भी नंबर, कोई भी अचर राशि हो सकती है। ऐसी इक्वेशन सामने कभी न कभी आई होगी, नहीं आई तो आ जाएगी। अब यहाँ से मैं यदि एक का इधर पक्षांतरण करता हूँ तो x² बराबर में ये माइनस में 1 चला जाता है। इधर से अगर स्क्वायर हटाया जाता है तो इधर लग जाता है अंडररूट, और इस प्रकार की संख्या आपको नजर आती है x बराबर अंडररूट के अंदर -1। ऐसी संख्या आपने आज तक नहीं देखी कक्षा 9 तक, और 10वीं कक्षा में भी आप नहीं देखेंगे। इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका प्रयोग हम 11th क्लास में करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं आपको वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। इससे पहले थोड़ा सा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों को मिलाकर के एक संख्या बनती है समिश्र संख्या। संख्याओं का पूरा नॉलेज आपको यहाँ पर कंप्लीट एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या आपके 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 परिमेय संख्या, और नंबर 2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ी है। इन सभी संख्याओं की परिभाषा मैं बताऊंगा, आपको कहीं न कहीं वो थोड़ी सी अलग नज़र आएगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है कंप्लीट। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बताएं, मैं उसका समाधान आपको कमेंट में बताऊंगा। देखिए, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इनके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं अपन इस साइड में। सबसे पहले मैं परिमेय संख्या की परिभाषा बता देता हूं आपको। वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने Q 0 लिखा है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है Q ≠ 0 मैंने क्यों लिखा। देखिए, आपने एक संख्या जैसे 4/x, तो मैं यहाँ पर x ≠ 0 लिखूंगा।
या फिर मैंने 3/y लिखा तो y नॉट इक्वल 0 लिखूंगा। ऐसा क्यों? ये एक कंडीशन है। क्यों नॉट इक्वल 0 लिखा है मैंने? ये तो कंडीशन है, लिखनी पड़ती है। 3/y लिखा है तो मैं y इज नॉट इक्वल 0 लिखूंगा, ये भी कंडीशन है। ऐसा क्यों होता है? यदि मैं ये यहाँ पर चर राशि होती है, यदि मैं 3/0 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, तो ये तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये q इज नॉट इक्वल 0 लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनी कि वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी एक परिभाषा मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, आपने दशमलव प्रसार नाम सुना। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारे देखेंगे। एक दशमलव प्रसार होता है जैसे 0.243 आ गया। एक दशमलव प्रसार होता है जैसे 0.3333 इस प्रकार से आ गया। एक दशमलव प्रसार होता है 0.214635। इन तीनों दशमलव प्रसारों में अंतर है, तीनों समान नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं। ये देखिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन अनावर्ती भी है, अशांत अनावर्ती। तो ये तीनों अलग अलग दशमलव प्रसार, इसको और इसको, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती का मतलब जिसका पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार रुकता नहीं है और संख्या अलग अलग आती है, उसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ से परिमेय संख्या की परिभाषा आपके सामने दो नजर आई। कौन कौन सी आई? एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। वह संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, q नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, वह संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का अपोजिट, वह संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अभी आपको मैंने बताया अनावर्ती कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 0.10, 100, 100, इस प्रकार से ये संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, या फिर जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, नंबर 1 मैंने लिखा 0.20, 200, 200, इस प्रकार से अनंत तक चल रही है। उसके बाद मैंने लिखा नंबर 3 0.3003, 3, इस प्रकार से एक संख्या लिखी मैंने नंबर 3। मैंने यहाँ पर लिखा 0.246513542, इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 4 पाई। देखिए, आपने पाई का मान पढ़ा था 22/7। पाई इज इक्वल होता है 22/7। यदि हम 22/7 का दशमलव करते हैं तो हमें क्या नजर आता है? देखिएगा एक बार। यहां पर मैंने लिखा 22 किया 7 3 टाइम, यहाँ पर इसको किया, मेरा पॉइंट लगा 0 गया 0 4 2 0 2 14 6 56 4 0
35, 5 और इस प्रकार से यहाँ पर 5 सेंस बच गया, 0 और 50, वापस 1 आ गया। देखो यहाँ से आपने 1 से वापस 1 आ गया, इसका मतलब वापस यही संख्या रिपीट होगी। तो बार बार देखो 3.1428557 ऊपर लगाया मैंने बार, ये बार का चिन्ह होता है, का मतलब इसी संख्या की वापस आवृत्ति होगी बार बार। तो इसी संख्या की वापस आवृत्ति होगी, इसका मतलब है जिसका दशमलव पर आवृत्ति होता है उसे तो हम परमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ नजर आई कि 22/7 तो परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, पाई अपरमेय संख्या क्यों है। देखिए पाई का दशमलव प्रसार तक क्या वैल्यू होती है मैं आपको बता देता हूँ। आप पाई का वैल्यू लेते हैं 3.147, केवल इतना ही नहीं होता है पाई का वैल्यू, दशमलव के बाद तकरीबन 40 लाख तक निकल चुका है और अभी भी इस पर शोध जारी है, निकल रहा है। पाई की वैल्यू ये आई कहाँ से, ये अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय है, मैं आपको इसके बारे में अलग टॉपिक है बाद में समझाऊंगा कभी। ये वृत्त की त्रिज्या से संबंधित है, वृत्त की परिधि से संबंधित है, वहाँ से इस पाई को निकाला गया है। तो अभी फिलहाल आप केवल इतना ही समझोगे कि पाई यहाँ पर एक अपरमेय संख्या है, लेकिन ये जो इसका वैल्यू होता है 22/7 जो आप नॉर्मली यूज करते हैं सामान्यतः, ये संख्या हमेशा परमेय होती है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न जानते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैं कभी कभी बच्चों से सुनता हूं कि 3 प्रकार की होती है, कोई 2 प्रकार का बताता है, एक साधारण भिन्न और एक मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का कोई प्रकार नहीं है। तो आप यहाँ से इसको देखिए, भिन्न के सही वास्तव में प्रकार कितने होते हैं। भिन्न 2 प्रकार की, एक तो होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। हम यहाँ पर उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है, वो समझ लीजिए। उचित भिन्न जिसको हम 5/7 मैंने कोई संख्या लिखी, ये अंश और ये हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर ये 5 जो हैं वो अंश हैं और यहाँ पर 7 जो हैं वो हर हैं। आप देखोगे कि 5 से बड़ा है 7, अर्थात अंश बड़ा है, अंश से बड़ा है हर। तो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है हर से, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, जिस भिन्न का हर बड़ा हो अंश छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। तो इसका अपोजिट कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 8/3 लिखा, आप देखोगे अंश बड़ा है हर से, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर से उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। भिन्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 7/5, 7/2, 7/12 और 7/9। इसे यदि मैं आपको कहूँ कि आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखिए 7 के 5 टुकड़े हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 7 के 2 टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको पता है जिसके ज़्यादा जितने टुकड़े होंगे वो उतना छोटा होगा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 7 के यदि मैं 12 टुकड़ा करूँ तो सबसे छोटी होगी है। यहाँ पर मैंने 7/12 लिखा। इससे बड़ी कौन सी संख्या कि 7/12
9। इससे बड़ी कौन सी संख्या कि 7/5, और सबसे बड़ी कौन 7/2। इस प्रकार से हम इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, और इसको अपोजिट करेंगे तो इसका अवरोही क्रम भी आ जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। आपने जो सम्मिश्र भिन्न, यहाँ पर आपने मिश्र भिन्न नाम बोला, वो भिन्न का प्रकार नहीं है। मिश्र भिन्न आपके अनुचित भिन्न का प्रकार है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5/7, क्या आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हो? 5/7 को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर किसको बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 17/5, तो इसको मैं मिश्र भिन्न में बदल सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं बदल सकता। यहाँ पर मैंने 17/5 को लिखा 3, 2, 5, 5, 3, 15 और 2 17/5, ये इसका मिश्र भिन्न है। और इसको यदि बदलते हैं वापस सामान्य भिन्न में तो इस प्रकार से आता है। तो केवल अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मिश्र भिन्न कोई भिन्न का प्रकार नहीं है, ये अनुचित भिन्न का प्रकार है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो भिन्न समझ में आ गए सबके? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इनका आरोही अवरोही क्या होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। वापस इसको एक बार साफ लिख देता हूँ। भिन्न नंबर 1 अनुचित और नंबर 2 उचित, ये 2 भिन्न थी। अब हम बात करते हैं वापस पूर्णांक की। देखिए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक तो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होती है पूर्ण संख्या। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आप धनात्मक पूर्णांक लिख देते। बिल्कुल लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक भी। तो दोनों में फर्क क्या? देखिए आपने यहाँ पर 0, 1, 2 अनंत, -1 अनंत, ये 0 पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। एक मिनट में इस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। आपको मैंने परमेय और अपरमेय समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा, इस पर अनंत संख्याएं होती है। इस प्रकार से अनंत संख्याएं होती है, -2, -3, -1 भी ले सकते हैं, अनंत संख्याएं होती है। यहाँ 0 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या, इन दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्या है? इन दोनों के बीच में अनंत परमेय संख्या है, और इन दोनों के बीच में अनंत अपरमेय संख्या भी है। आपको ये बात विशेष ध्यान में रखनी है कि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती है, किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये 2 हैं और ये 3 हैं, तो 2.0100100001, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ ये एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो सभी की सभी अपरमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वापस आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा था पूर्णांक किसे कहते हैं, तो -∞ से +∞ तक की संख्याओं को हम, इनके बीच की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। 0 के इधर -1 से शुरू होकर के अपरिमित रूप से माइनस अनंत तक चलती रहती है, उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर जिसे हम कहते हैं। और इधर आगे 0 से शुरू होकर के, आपने पूर्ण संख्या की परिभाषा पढ़ी थी छोटी क्लासों में कि वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अपरिमित रूप से अनंत तक चलती रहती है या बढ़ती रहती है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ पर 1, 2, 3 इस प्रकार से आए तो इनको आप बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो 0 को मैंने शामिल कर लिया क्योंकि पूर्णांक के अंदर 0 भी शामिल रहता है, 0 भी पूर्णांक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही शामिल हो जाता है 0। तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्या क्यों लिखा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, उसके बाद सम संख्या,
इवन नंबर, उसके बाद विषम संख्या, ऑड नंबर, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से पूर्ण संख्या को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ से समझिए वापस। ये है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सारी देखिए यहाँ पर। नंबर 1 प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सम संख्या, इवन नंबर। उसके बाद विषम, ऑड नंबर। उसके बाद भाज्य, इसको कंपोजिट नंबर, और उसके बाद में अभाज्य, प्राइम नंबर। जो भाज्य संख्या होती है उसे हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, एक बार एलटीसी के एग्जाम में, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन को भी साथ में मद्देनजर रखना होगा। एक बार एलटीसी में एक क्वेश्चन आया था, छोटा सा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। यदि आप है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन देखने से ईमानदारी से बताना कमेंट के अंदर कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है। अब मैं बात करता हूं कि कौन सी होती है, देख लीजिए। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या भी कौन सी होती है, 4 ही होती है, तो इसको हम संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। इसलिए सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से प्राकृत संख्या से वापस। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर संख्या रेखा के ऊपर 1 से प्रारंभ होकर अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ती रहती है, उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। इस प्रकार से आप संख्या रेखा बनाते हो, यहाँ 1 लिखते हो, 0 लिखते हो, 1 2 इस प्रकार से अनंत तक चलती है, इससे आप बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये आप सब जानते हैं, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या आपने अच्छी तरीके से सीखी थी परिभाषा छोटी क्लास के अंदर। वह संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी। फिर इस परिभाषा के हिसाब से मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी, संख्या को देखा और देखते ही तुरंत कह दिया, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। मैंने थोड़ी सी बड़ी लिख दी संख्या यहाँ पर, 8 7 4 5 3 2 7 6। आपने इतनी बड़ी संख्या को देखा और तुरंत बोल दिया कि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। क्यों भाई, आपने देखते ही कैसे कह दिया कि ये सम संख्या है? क्या आपने इसमें 2 भाग दिया था? भाग दिया होता, पूरा पूरा जाता, सेंसफुल 0 आता, तब आप कहते कि 2 का देते हैं वो पूरा पूरा जाता है तो ही वो सम संख्या है। इसका मतलब परिभाषा में थोड़ा सा फर्क है। जो आप बोलते हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। आप क्या चेंज करना है कि वह जिसका इकाई अंक 0 होगा, 2 4 6 8 का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा, उसे हम सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी अगर इकाई अंक होगा तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या की परिभाषा वह संख्या जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। यदि आप इसकी परिभाषा ऐसे बोलते हो, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं, तो ये परिभाषा गलत तो नहीं है, लेकिन जो परिभाषा आप बोलते हैं उसका एग्जाम्पल में आप यूज नहीं करते। तो परिभाषा कुछ बोलते हो और यूज कुछ करते हो, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। चलो हम बात करते हैं अब भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या से पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ अभाज्य संख्या कौन सी होती है और इसका कहाँ पर उपयोग होता है। देखिए, संख्याओं का नॉलेज अगर आपको प्रॉपर नहीं होगा तो आपके समस्या आएगी कैलकुलेशन करने के अंदर। इसलिए संख्या का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें और क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। मैं आपको यहाँ पर समझा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है?
वह संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ स्वयं, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाजित नहीं होता, अर्थात जिसमें भाग नहीं जाता एक और स्वयं के अलावा। स्वयं का मतलब खुद, जैसे मान लीजिए मैंने तो 7 के अंदर 1 का भाग जाता है और 7 के अंदर 7 का भी भाग जाता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या है जिसका भाग 7 में जाए, पूर्णतया जाना चाहिए तो नहीं जाता। तो परिभाषा क्या बनी? वह संख्या जिसका एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या भाग नहीं जाता उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस परिभाषा को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 का गुणनखंड किया, 1 और 7 प्राप्त हुआ। 13 का गुणनखंड किया, आपने 1 और 13 प्राप्त किया। इसी प्रकार से मैंने 5 का गुणनखंड किया, 1 और 5 प्राप्त हुआ। और मैंने यहाँ से 8 का भी गुणनखंड किया, 1, 2, 4 और 8 प्राप्त हुआ। यहाँ 3 संख्याओं का गुणनखंड कॉमन नजर आ रहा है आपको, सभी का 2-2 गुणनखंड है, जबकि 8 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। कितना है? 4 है यहाँ पर। तो हम यहाँ से एक परिभाषा ये बना सकते हैं, वह संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, और जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा, केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या, और 2 से यदि ज़्यादा होगा तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये थी भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा। यहाँ पे नोट में कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। भाज्य संख्या की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखी 4। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जो कि सम संख्या भी है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये एकमात्र सम संख्या ऐसी है जो सम होते हुए भी अभाज्य हैं। बाकी सारी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो टोटल क्या हैं? भाज्य संख्या हैं। लेकिन 2 एक अपवाद के रूप में आप समझ सकते हो इसको, जो सम भी हैं और अभाज्य भी हैं। ये आपको विशेष नोट में ध्यान में रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, जिसे हम कह सकते हैं सबसे छोटी संयुक्त संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी भाज्य और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक है, पता नहीं है कौन सी होगी। तो ये थी आपके संख्याएं। अब यदि आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से आपके समझ में आया है और इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। देखिए अभी मैंने वास्तविक संख्या शुरू ही नहीं की है, ये केवल इंट्रोडक्शन दिया है आपको संख्याओं का, ताकि आपको प्रॉपर संख्याओं का नॉलेज हो सके। नीचे से हम पढ़ते चले जाएंगे, तभी यहाँ वास्तविक संख्या तक पहुँचेंगे, और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं अगली क्लास में। यदि आपके यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं इस क्लास को रेगुलर आगे बढ़ा सकूँ। आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आप भी बोर हो जाते हैं देखते देखते। इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करना या नहीं करना ये आप खुद बताओगे, लेकिन कम से कम 10 लोगों को आपको शेयर करना पड़ेगा, और मुझे बताना भी पड़ेगा कि मैंने शेयर किया है या नहीं किया है। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, इसको फेसबुक पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो ही आपका रेस्पॉन्स आएगा, तभी मैं आप इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर।